नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। मेरा नाम है विवेक और मैं आज आपके लिए एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आया हूं। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप इस कहानी को पूरा सुनें और इसे मिस करने की बिल्कुल भी गलती न करें। यह कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने शेयर की है और जिस व्यक्ति के साथ यह भयानक हादसा हुआ था वह मेरे दोस्त के छोटे वाले अंकल हैं जिनका नाम है अविनाश। तो मेरा दोस्त अपने पूरे परिवार के साथ राजस्थान के जयपुर में रहता है, लेकिन उनके अंकल यानी कि अविनाश जयपुर में न रहकर राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में रहते हैं, जहां कपड़े बनाने का बड़ा कारोबार होता है। वहां पर एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री में वह सुपरवाइजर के रूप में काम करते हैं। अविनाश काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वह कभी भी भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। जब उनके सामने कोई ऐसी बातें करता है तो वह उसे मूर्ख कहने लगते हैं। लेकिन एक बार उनके साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके बाद से वह आज तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी जब वह उस जगह की ओर जाते हैं तो उनके मन में भय बैठ जाता है। तो साथियों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे अपने बारे में छोटा सा परिचय दें। आप कहां के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है, ताकि आपसे मेरा बेहतर जुड़ाव हो सके। और हां, अगर आप इस चैनल पर पहली बार कहानी सुनने आए हैं तो आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर और भी शानदार और जबरदस्त कहानियां आपके लिए तैयार की हुई हैं, तो आप बाकी कहानियों को भी जरूर सुनें। और जब आपको लगे कि वास्तव में कमाल की कहानियां आपको यहां पर सुनने को मिलती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं और आगे की कहानी आप अविनाश के दृष्टिकोण से ही सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश और जैसा कि आपको मेरे बारे में पता चल ही चुका है, मैं राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता हूं। वैसे तो मेरी ड्यूटी दोनों ही शिफ्ट में होती है। मुझे 15 दिन नाइट शिफ्ट में गुजारने होते हैं और बाकी 15 दिन की नौकरी डे शिफ्ट में करनी होती है। जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी शिफ्ट की ड्यूटी लगी थी, तब से रात को घर जाने में काफी देर हो जाया करती थी। ऑफिस से घर की दूरी यही करीब 1 किलोमीटर की होगी। जब तक बहुत जरूरी न हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान और संकरी गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंच सकता था, उन्हें पकड़ना मैं पसंद नहीं करता था। एक तो वहां घात लगाकर बैठे चोरों और लुटेरों का खतरा रहता था और दूसरी तरफ कुत्ते बहुत भौंकते थे जिनसे मुझे बहुत डर लगता था। इसलिए मैं हमेशा पक्की सड़क वाली मुख्य मार्ग से ही घर लौटा करता था। अब एक बार क्या हुआ कि मुझे फैक्ट्री में काम करते करते काफी समय हो गया, क्योंकि उस दिन माल भरने के लिए गाड़ी आई हुई थी और उस माल को गाड़ी में लोड करने के चक्कर में मुझे फैक्ट्री में ही काफी रात हो गई थी। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी, मानो जोरों की बारिश होने वाली हो। रात के 12 बजे वाले थे, बच्चे भी सो गए होंगे और पत्नी सुप्रिया भी मेरे बिना खाना नहीं खाती, वह खाली पेट मेरी राह देख रही होगी। यही सब सोचते हुए और टिफिन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने उस संकरी और कच्ची गली का रास्ता पकड़ लिया ताकि जल्दी से घर पहुंच सकूं। हालांकि मैं कभी भी इस गली से जाना पसंद नहीं करता था, जिसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन उस दिन मैं काफी लेट हो गया था, तो मजबूरन मुझे उस गली के रास्ते को पकड़ना पड़ा। इतनी रात और ऊपर से यह सुनसान और संकरी गली, मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे थे, मानो कोई अनजाना अनचाहा मेहमान आ रहा हो। वैसे तो यह कुत्ते या इंसान बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर इंसान को ये जानवर पहचानते हैं। किसी तरह मैं डरते डरते आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल आते ही मैंने शादी में मिली वह कलाई घड़ी खोलकर जेब में डाल ली। सासू मां की अमानत वह घड़ी उनकी आन बान शान थी, जिसका कुशलक्षेम वह अक्सर पूछती रहती थीं। सुनहरे रंग की उस घड़ी की उच्च गुणवत्ता से सबको परिचित कराते हुए उनके चेहरे पर जो चमक आ जाती थी, वह देखने लायक होती थी।
मैं नहीं चाहता था कि मेरी पूजनीय सासू मां के मन को तनिक भी ठेस पहुंचे। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ते हुए वह और भी संकरी हो चली थी, इतनी संकरी कि 2 से 3 आदमी एक साथ चलें तो आगे पीछे होकर चलना पड़े। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी सी। बहुत धैर्यवान होंगे इस गली के निवासी जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि इस वक्त 2 चीजें तेजी से चल रही थीं। एक तो मेरे दिमाग में बिना सिर पैर की बातें और दूसरी गली में बढ़ते मेरे कदम। थोड़ा और चलने के बाद एक मोड़ आया जहां एक मस्जिद पड़ता था। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोंपू वाले लाउडस्पीकर के अलावा उस अंधियारे में और कुछ भी बड़े ही मुश्किल से दिख पा रहा था। पर मैं महसूस कर पा रहा था कि वहां अब एक भीनी सी खुशबू फैली हुई थी, साथ ही ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। मैं अपनी धुन में अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक मेरे आसपास कोई नहीं था, तो यह आहट अचानक कहां से आई? ये कौन हो सकता है? क्या कोई कुत्ता या कोई चोर, या फिर सिर्फ मेरा भ्रम था? डर भी लग रहा था। न तो मैं लूटना चाहता था और न ही किसी परेशानी में फंसना। इसी संशय में मेरे कदम तेज हो गए, लेकिन कदमों की आहट अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। यह अंधेरी और डरावनी गली अभी भी खत्म नहीं हुई थी और इसे पार करने में थोड़ा और समय लगने वाला था। अब मुझसे रहा नहीं गया और बड़ी हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। जो मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। आधी रात के इस सुनसान रास्ते पर मेरे अलावा सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई दे रही थी। वह बड़े ही तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। उस स्त्री को देखकर ऐसा लगा मानो उसे भी इस अंधेरी तंग गली का एकाकीपन डसने लगा हो। सफेद साड़ी में लिपटी होने के कारण वह इस अंधेरे में भी आसानी से दिख रही थी। अब मेरा मन थोड़ा शांत हुआ और मैं सहजता से आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि वह स्त्री ठीक मेरे पीछे खड़ी होकर मुझे आवाज लगा रही है, थोड़ा रुकिए। मैंने दोबारा पलट कर देखा तो सच में वह स्त्री मेरे पीछे खड़ी थी और मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। उसका चेहरा तीखे नैन नक्श वाला था। सुराहीदार कमर और पिंडलियों तक छूते सुनहरे घने बाल थे। कद काठी से वह किसी अप्सरा की तरह प्रतीत हो रही थी। सफेद साड़ी में खड़ी वह स्त्री इस अंधेरे को चीरते हुए अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, जी कहिए क्या बात है? जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया, प्लीज साथ साथ चलिए, अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। तब मुझे पता चला कि हम दोनों की हालत एक जैसी ही थी। मैंने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में, वह भी अकेले घर से बाहर निकलने का कारण जानने के लिए मैंने उस स्त्री से पूछा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने सोचा कि चुप रहना ही बेहतर होगा। कुछ पल के बाद उसने जवाब दिया, मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। आप भले आदमी लगे, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे चली आई। उसकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि कोई इतनी रात में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर सकता है, पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है और मैं इसे समझ सकता था। हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। मेरे मुंह से अनायास निकला, क्या है यह? उस स्त्री ने जवाब दिया, आप इसे पहन लीजिए, यह आपके काम आएगा। आपको डर और भय से ऊपर ले जाएगा और बूढ़ी ताकतों से भी बचाएगा। उसे साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसक गया। मैंने कहा, देखिए, ऐसा है कि मैं इन सब दकिया अनुसी बातों में यकीन नहीं करता, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे मुझसे दूर रखें। मैंने बेरुखी से जवाब देकर उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन एक बात गौर करने लायक थी कि इतने बेरुखी भरे रवैये के बाद भी वह स्त्री तनिक भी विचलित नहीं हुई। वह बिल्कुल शांत चित्त होकर खड़ी रही। उसके साथ के व्यवहार पर मुझे भीतर से आत्मग्लानि भी महसूस हो रही थी। हालांकि मुझे पता था कि मैंने जो भी किया सही किया। गली भी अब खत्म होने वाली थी।
और मैं पक्की सड़क अपने सामने देख सकता था। तभी वह स्त्री रुकी और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। उसने कहा, कुछ जरूरी सामान घर पर ही भूल गई हूं, इसीलिए वापस जाना पड़ेगा। और वह वापस गली के भीतर लौटने लगी। उसके साथ चलकर मैंने उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो बड़ी विनम्रता से उसने मना कर दिया। तब एक दूसरे से विदा लेकर हम दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। घर आकर मैंने हाथ मुंह धोया। पूरा बदन दर्द से दुख रहा था और शायद हल्का बुखार भी था। मेरे कदमों की आहट से सुप्रिया भी जाग चुकी थी। उसने खाना खाने के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया और उसे खाने को बोलकर बिछावन पर चला गया। सुबह 5 बजे से मेरी दिनचर्या शुरू हुई। तड़के तड़के उठकर सुबह का व्यायाम, नहा धोकर बेटे को स्कूल पहुंचाना, फिर खुद नाश्ता करके फैक्ट्री के लिए निकलना। फैक्ट्री में काम का दबाव होने की वजह से कब सुबह से दोपहर हो गया पता ही नहीं चला। लंच टाइम हो चुका था और मेरे सहकर्मियों ने मुझे खाना खा लेने को कहा। फिर आपस में बतियाते हुए हम लोग अपना खाना खत्म करने लगे। बातचीत के क्रम में मैंने सामने वाले दोस्त की अंगूठी देखी और बीती रात की सारी घटना आंखों के सामने तैरने लगी, जिसकी चर्चा मैंने अपने साथियों से भी की। फिर क्या था, सबको खिंचाई करने का जैसे बहाना ही मिल गया हो। तुम इतने स्मार्ट हो, वो तुमसे सगाई करना चाहती होगी, गिफ्ट समझकर रख लेते। तरह तरह की बातें सुनकर मैं जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर वहां से खिसका और अपने काम में लीन हो गया। पर मन में सहकर्मियों की कही उलझन भरी बातें चल रही थीं। यही नहीं, वह बातें सही प्रतीत होने की गलतफहमी भी हो रही थी कि कहीं सच में मैं उसे पसंद तो नहीं आ गया, इसलिए उसने अपनी अंगूठी मेरे तरफ बढ़ाई होगी। और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। दैनिक उत्पादन का दबाव ज्यादा होने के कारण आज भी रात के 12 बज गए। पर आज मेरे साथ एक सहकर्मी भी था जो घर वापसी में मेरे साथ साथ हो लिया। थोड़ी दूर तक साथ चलने के बाद वह अपने घर के लिए दूसरी तरफ मुड़ गया और मेरे सामने फिर से वही संकरी गली थी। मैं उधेड़ बूंद में था कि क्या करूं क्या ना करूं। पता नहीं क्यों, पर फिर से उसी गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद से वहां जाना चाहता था। हाथ में टिफिन बॉक्स लिए मेरे उत्सुक कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। पर आज एक बात बड़ी अजीब थी। गली में एक भी कुत्ता नहीं दिख रहा था। कहां गए सब? एक दिन में इतने परिचित हो गए, मैंने सोचा। मैं मस्जिद वाले मोड़ से मुड़ा और थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से आवाज आई, जनाब जरा ठहरिए। मैं ठिठक कर रुका। पलट कर देखा तो लहराते हुए सुनहरे बालों वाली वही स्त्री थी जो पिछली रात मिली थी। ललाट पर एक लंबी सी बिंदी लगाए और चेहरे पर तेज लिए काली साड़ी में वह मस्जिद के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी उसके चारों तरफ एक अजीब सा प्रकाश था और चेहरे पर अजीब सा आकर्षण था। उस स्त्री ने पहेली भरी मुस्कान के साथ पूछा, आज भी आपकी मदद चाहिए? मुझे समझ में नहीं आया कि मैं हां बोलूं या ना। फिर भी मैंने हामी में सिर हिला दिया और वह मेरे साथ चल पड़ी। आज वह चुप नहीं थी, वह बोले ही जा रही थी, जैसे मेरे आने का ही इंतजार कर रही हो। क्या बताना है, क्या पूछना है, मानो उसने सब कुछ पहले से ही सोच रखा हो। मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, घर पर कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह, ऐसे सवालों के तीर वह एक एक करके मेरी तरफ चलाती जा रही थी। उसके ना खत्म होने वाले सवालों की पोटली को भरते हुए मैं कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ता रहा। मैंने उस स्त्री से कहा, इतनी रात को आप अकेली घर से बाहर निकलती हो? आपको साथ लेकर निकलना चाहिए। फिर उसकी तरफ देखकर मैंने सवाल किया, आप कहां रहती हो? घर पर कौन कौन है? उसने हंसकर केवल यही कहा, क्या करिएगा जानकर, बस जब मिलना हो इसी वक्त इस गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी। और ठहाके लगाकर हंसने लगी। इस तरह के जवाब की मैंने कल्पना भी न की थी। ऐसा सुनकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़ते रहे। तभी उसने अपने कांधे पर लटकाए थैले में हाथ डालकर कुछ निकाला। अपनी मुट्ठी में उसने कुछ छिपा रखा था, क्या पता नहीं। उसकी इस हरकत को मैं समझ नहीं पाया और तभी उसने मुझसे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। उसकी बंद मुट्ठी की तरफ देखकर मैंने प्रश्न किया, क्या है इसमें? मुस्कुराकर वह मुझसे मेरा हाथ आगे करने का जिद करती रही।
जब उसने अपनी बंद मुट्ठी ना खोली तो मैंने भी साफ साफ इनकार करते हुए कहा, हम लोग जानते ही कितना है एक दूसरे को, ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी से मैं तो कुछ नहीं लूंगा। जब मैं नहीं माना तो अंततः उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में वही चमकती हुई अंगूठी थी जिसे पिछली रात मुझे पहनाने का असफल प्रयास किया था। मैंने उसे समझाया, अगर आप दिन में यह देती तो मैं शायद लेने के लिए सोचता भी, पर इतनी रात गए और ऊपर से यह अंगूठी देखने में ही बहुत कीमती लगती है, इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा नाम जवाब सुनकर उस स्त्री की आंखें तंज हो गईं। अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, मैं आपकी पूरी जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूं और आप हो कि अपनी अभावपूर्ण जिंदगी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। अपनी तीखी होती आवाज से उसने कहा, आप इस अंगूठी को एक बार पहनकर तो देखो, आपको एक नई और बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी, सारे दुख तकलीफों से ऊपर। पर मैं अपनी ही बातों पर अडिग रहा और उसकी एक भी बात सुनने या मानने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर पहुंच गए। अचानक वह स्त्री बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई, पर मुझे आगे बढ़ते रहने को कहकर खुद वापस अपने घर लौटने के लिए मुड़ी। तो मैंने प्रश्न किया, क्या हुआ, आप वापस क्यों जा रही हैं? मेरे प्रश्न का बिना कोई उत्तर दिए वह लौटने लगी। उसका ऐसा रवैया मुझे बड़ा ही विचित्र लगा। जब उसे कहीं जाना ही नहीं था तो आखिर क्यों आई मेरे साथ गली के इस मोड़ तक? लौटते वक्त उसने मुझे केवल एक बात कह गई, जब कभी मिलना हो या यह अंगूठी चाहिए तो इस गली से गुजरना, मैं आपको मिल जाऊंगी। मैं कुछ नहीं बोला और तेजी से उस गली से बाहर निकलकर मुख्य मार्ग पर आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी से समूचा सड़क नहाया हुआ था। रात के सन्नाटे में उस सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे, पर मैं अब थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मन में 100 सवाल उठ रहे थे। गली को पीछे छोड़कर मैं कंक्रीट वाली मुख्य सड़क पर निकल तो आया, लेकिन उस स्त्री की उलझी हुई बातें मेरे जहन में चहलकदमी करके दम तोड़ने के लिए बेचैन कर रही थीं। आखिर कौन थी वह स्त्री? उसकी मंशा क्या थी? उस अंगूठी में ऐसी क्या ही बात थी जो मुझे पहनाने की खातिर जिद पकड़कर बैठ गई? वह हर बार गली के मुहाने तक आकर आखिर क्यों वापस लौट जाती रही? ऐसे अनसुलझे ढेर सारे सवाल थे जो रास्ते भर मुझे परेशान करते रहे और आखिरकार अपने घर की दहलीज पर आकर मैंने राहत भरी सांस ली। घर पहुंचकर उन फालतू की बातों से तो निजात मिला, लेकिन अब शदीद ज्वर ने मुझे अपने कब्जे में जकड़ लिया था। पत्नी सुप्रिया से नजरें बचाकर मैंने दवाई निगली और चुपचाप बिछावन पर आकर लेट गया, लेकिन फिर मैंने अपने आप को उसी जगह पर उसी गली में खड़ा हुआ पाया। वहां चारों ओर भयंकर सन्नाटा था। रोशनी के नाम पर केवल चांद की हल्की हल्की दूधिया रोशनी पूरे वातावरण में फैली हुई थी। वहीं थोड़ी देर पहले जो कुत्ते मुझे नजर नहीं आ रहे थे, वही कुत्ते अब मुझे देखकर भौंक रहे थे। वे कुत्ते दिखने में काफी भयानक लग रहे थे, जैसे कोई राक्षस उनके अंदर घुस गया हो और मुझे फाड़ कर मेरा खून पीने के लिए तड़प रहे हों। मैं यह दृश्य देखकर अंदर से पूरा दहक उठा। मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहां से निकल कर गया ही था और अब दोबारा मैं इस जगह पर कैसे पहुंच सकता हूं। मैं वहां से अपने घर की ओर का रास्ता देखने लगा और मुझे उस गली से थोड़ी मुख्य सड़क दिखाई देने लगी। मैं उस मुख्य सड़क को पकड़ने के लिए वहां से भागने लगा। मैं बस भागता जा रहा था अपने पूरे जोश के साथ, लेकिन वह गली है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मुझे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगती है। जब आवाज और तेज होती है तो मुझे ध्यान आता है कि यह तो उसी औरत की आवाज है जो मुझे 2 दिन से लगातार इस गली में मिल रही है। मेरी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस दौड़ा जा रहा था अपनी पूरी ताकत के साथ, लेकिन न तो वह गली खत्म होने का नाम ले रही थी और न ही उस औरत की हंसने वाली आवाज थम रही थी। काफी दूर दौड़ने के बाद भी गली खत्म नहीं हुई तो मैं थक हार कर खड़ा हो गया। मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए और यह मेरी पीछे जो स्त्री है, आखिर यह चाहती क्या है।
जब मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत एकदम सफेद लिबास में चमक रही थी। उस भयानक अंधेरे में भी उसके चेहरे पर रोशनी चमक रही थी। दिखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन जब वह मुंह फाड़कर हंसती तो काफी भयानक लगती थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी और बोली, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? मैं कब से तुमसे कह रही हूं कि यह अंगूठी पहन लो, लेकिन तुम हो कि मेरी अंगूठी पहन ही नहीं रहे हो। अगर तुम एक बार मेरी इस अंगूठी को पहन लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जिस जिंदगी में अभी तुम जी रहे हो वह नरक से भी बदतर है। इस अंगूठी को पहन लोगे तो तुम्हें मेरी जैसी न जाने कितनी ही अप्सराएं मिलेंगी। बस तुम एक बार यह अंगूठी पहन लो। लेकिन उसकी आवाज मेरे ऊपर कोई असर नहीं डाल रही थी। मैं तो अपने ही सवालों से अंदर ही अंदर जूझ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहां से निकल गया था, लेकिन दोबारा यह औरत मेरे सामने कैसे आ सकती है? मैंने उससे कहा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो तुम्हें मना किया था कि तुम्हारी दी हुई अंगूठी बिल्कुल नहीं पहनूंगा, और मुझे जरा यह बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहां से चला गया था, अब दोबारा मैं इस जगह पर कैसे पहुंच गया? मेरे इतना बोलते ही वह औरत फिर से जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन इस बार उसकी हंसी धीरे धीरे एक भयानक आवाज में बदलने लगती है। वह चेहरा जिसे देखकर मैं मदहोश हो रहा था, धीरे धीरे एक भयानक चेहरे में बदलता जा रहा था। वह अपने मुंह को मेरी ओर बढ़ाती जा रही थी। मैं अपने पैर धीरे धीरे पीछे की ओर खींच रहा था। इस वक्त मेरे पूरे शरीर का खून सूख चुका था। मेरे पैरों में चलने की हिम्मत नहीं बची थी और हलक से आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। मेरा चेहरा पसीने में इस तरह लथपथ हो गया था जैसे मैं अभी नहाकर निकला हूं। धीरे धीरे वह चेहरा और भयानक होता जाता है और किसी शेर के मुंह के जैसे वह चेहरा फाड़ने लगता है। वह मेरे चेहरे को अपने अंदर निगलने की कोशिश करते हुए झट से मेरे ऊपर आ गिरती है। मैं जोर से चिल्ला उठता हूं। अचानक से मेरी आंखें खुलती हैं। सामने देखा तो मेरी पत्नी सुप्रिया मेरे माथे पर ठंडी ठंडी पट्टियां रख रही थी। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो यह एक सपना था। मुझे लगा कि आज तो मेरी जान सच में निकल गई है। शायद मेरी पत्नी सुप्रिया को मेरी बुखार की भनक लग चुकी थी, तभी तो वह मेरे माथे के ऊपर ठंडी पट्टियां रखने लगी थी। अचानक मुझे ऐसे घबराते हुए देखकर सुप्रिया ने कहा, 2 दिनों से आपकी तबीयत नासाज लग रही है, कल चलकर किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लीजिए। सुप्रिया की बातों के जवाब में मैंने केवल हाँ में सिर हिला दिया और आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। उसने फिर आगे कोई टोका टाकी नहीं की। अगली सुबह नींद खुली तो ज्वर से तो निजात मिल चुका था, पर सिर भारी सा लगा, इसलिए आंखें मूंदे निढाल सा बिस्तर पर ही पड़ा रहा। सुप्रिया ने ही फिर बच्चों को तैयार कर उन्हें स्कूल पहुंचाया। लौटकर जब वह वापस आई तो रसोई के काम में जुट गई। मैं अभी तक बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। आज काम पर भी जाना मुश्किल लग रहा था। पत्नी की निगाहें रसोई से मेरी थाह लेती रहीं। अपने काम निपटाकर वह मेरे सिरहाने आकर बैठी और बोली, कुछ बात है क्या? पिछली 2 रातों से आपको परेशान देख रही हूं। जैसे उसे मेरे साथ बीती सारी बातों की थाह लग चुकी थी। मैंने भी कुछ छिपाना मुनासिब नहीं समझा और बीते 2 रातों से उस गली में घट रही घटनाओं को जस का तस बता डाला। सारी बातें सुनते ही सुप्रिया के स्मित चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थीं, पर अपने अजाब को भीतर छिपाकर उसने मुझे चिंता न करने की सलाह दी और वापस से गृह कार्य में तल्लीन हो गई। मैं भी पलकों को बिछाकर लेटा रहा। थोड़ी ही देर बाद सुप्रिया की आवाज सुनकर मैंने अपनी आंखें खोलीं। नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैंने घर पर किसी को बुलाया है, उसने कहा। मेरे पूछने पर उसने बस इतना कहा, जब आए तब खुद ही देख लीजिएगा। सच में घंटे भर बाद दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अलख निरंजन। घर की चौखट पर खड़े कुल पुरोहित की आवाज सुनकर मैंने उधर पलटा। पत्नी सुप्रिया ने उन्हें घर के भीतर बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और बैठने के लिए आसन दिया, पर कुल पुरोहित की नजर जैसे मुझ में कुछ तलाश रही थी। बड़े ध्यान से वह मुझे ही घूर रहे थे। सुप्रिया ने पुरोहित जी के आगे जलपान परोसा और पेट भर भोजन कराया।
तत्पश्चात मेरी तरफ देख इशारे से उन्हें कुछ बताने की कोशिश करने लगी, पर जैसे कुल पुरोहित की तेज नजरों ने मेरे मन की सारी बातें पढ़ ली थीं। पलकें ढांपकर सुप्रिया को शांत रहने का इशारा किया। वह मुझसे बोले, बेटा, पिछले रातों में घटी सारी बातें मुझे विस्तार से जाननी है। मैंने भी फिर कुछ नहीं छिपाया और हर एक बात विस्तार से उन्हें बता दी। सारी बातें सुनकर कुल पुरोहित के चेहरे पर रक्त साफ झलकने लगा था, पर संयम से काम लेकर उन्होंने अपने चित्त की निर्मलता को भंग नहीं होने दिया। आंखें मूंद कर कुछ देर अंतर ध्यान में रहे और फिर थैले से मुट्ठी भर भभूत निकालकर मेरे ललाट पर मल दिया। मेरे पत्नी सुप्रिया की कौतुक निगाहें अनिमेष उन्हें निहारती रहीं। कुछ पल कमरे में सन्नाटा पसरा रहा और फिर कुल पुरोहित की बातों से उसमें जाग पड़ गई। पुरोहित जी ने बताया, तुम्हारी मुलाकात एक जिन्न से हुई थी, जिसके बाद थोड़ी देर तक वहां सन्नाटा पसरा रहा। पुरोहित जी ने गंभीर होते हुए आगे बोलना शुरू किया। गली का आखिरी छोर ही उसका अंतिम दायरा था, इसलिए वह उससे आगे नहीं बढ़ पाई। हवा में फैली वह भीनी खुशबू या अचानक से ठंड का एहसास और कुछ नहीं, बल्कि उस जिन्न की उपस्थिति का प्रमाण था। अपनी अंगूठी के माध्यम से वह तुम्हें उस पार लौकिक दुनिया में लेकर जाना चाहती थी। अगर भूल से भी तुमने वह अंगूठी पहन ली होती तो बड़ा अनिष्ट हो जाता। उनकी बातें सुनकर मैं भीतर तक कांप उठा था। सुप्रिया ने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया। पुरोहित जी ने बताया, अब भयभीत होने वाली कोई बात नहीं, ये टल गया है। पर हां, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि में भूल कर भी उस गली में कदम मत रखना। अभी तक उस जिन्न ने तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार के आकर्षण से मात्र अंगूठी के सहारे अपने साथ ले जाने की कोशिश की। बड़े खुशकिस्मत निकले कि तुम उस गली के आखिरी छोर, यानी जहां उसका दायरा खत्म होता है, वहां पहुंच गए। इसीलिए वह कुछ न कर पाया और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। पुरोहित जी की बातों पर मैंने उन्हें टोक कर पूछा, पर पुरोहित जी, उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब का क्या? प्रश्न सुनकर पुरोहित जी मुस्कुराए और मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा यह बताओ, क्या तुमने उस गली में उस स्त्री के सिवाय किसी इंसान को देखा था? फिर अपने प्रश्न का जवाब खुद ही देते हुए उन्होंने कहा, नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि उस गली में रहने वाले लोगों को इस बात की जानकारी पहले से ही है, जिसकी वजह से रात में कोई नहीं निकलता सिवाय कुत्तों के। पुरोहित जी को बीच में ही रोकते हुए मैंने कौतूहल वश उनसे प्रश्न किया, पुरोहित जी, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगती है। पहले दिन जब मैंने उस गली में प्रवेश किया तो ढेर सारे कुत्ते मुझ पर भौंक रहे थे, पर अगले दिन जब मैं फिर से उस गली में घुसा तो कुत्तों का नामो निशान भी नहीं था। तो क्या वह सब उस स्त्री का भ्रमजाल था? कहते कहते मैं चुप हो गया। वो बोले, तुमने सही समझा, वह उस स्त्री यानी जिन्न का भ्रम जाल ही था। जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं, वह किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बड़ी आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि उसके चंगुल से बच निकले, और हो सके तो कुछ दिन के लिए अपनी शिफ्ट ड्यूटी सुबह की लगवा लो, ताकि शाम होने से पहले ही घर लौट सको। पुरोहित जी ने यह हिदायत देते हुए कहा। फिर पुरोहित जी ने अपने थैले में हाथ डालकर कुछ निकाला, पर इस बार वह अंगूठी नहीं थी, बल्कि एक ताबीज थी। उस पर मंत्र फूंक कर उन्होंने उसे मेरी तरफ बढ़ाया। इस बार मैंने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि अपनी बांह आगे बढ़ा दी। उन्होंने मंत्र उच्चारण के साथ उस ताबीज को मेरी बाजू पर बांधते हुए कहा, इसे हमेशा बांधे रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए उतारना मत। फिर हम पति पत्नी को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पुरोहित जी चले गए। मैं ठहरा, पढ़ा लिखा और ऊपर से शहर में रहने वाला इंसान। जिन्न या भूत प्रेत जैसी बातों पर मैंने आज तक कभी यकीन नहीं किया, जैसा कि मैंने गली में मिली उस स्त्री या तथाकथित जिन्न को भी बताया था कि किसी भी ढोंगी अनुचित बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मेरा दिमाग पुरोहित जी द्वारा कही गई कई बातों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था, पर उस गली में मैंने जो भी अनुभव किया उसे सामान्य भी नहीं कहा जा सकता। परिदृश्य को देखने के नजरिए हर किसी का अलग अलग होता है
हर इंसान अपने हिसाब से परिस्थिति का आकलन करता है। यह जरूरी भी नहीं कि वह आकलन हर बार सच्चाई से मेल खाता ही हो। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये ना तो मैं जानता था और ना ही पुरोहित जी। ये तो सिर्फ ईश्वर को ही पता था, या फिर उस स्त्री को। पर एक बात तो थी, पुरोहित जी के तर्क भरे उत्तर से उस गली में घटी सिलसिलेवार घटनाओं और उस स्त्री के बारे में मेरे मन मस्तिष्क में उठते ढेरों सवालों पर अब विराम लग चुका था। हालांकि पुरोहित जी की बातें सुनकर मैं बहुत डरा हुआ था, जिसकी वजह से भूलकर भी अब उस गली में जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। आज उस घटना के करीब 10 साल होने को हैं। उस गली के पास से मैं अनेकों बार गुजरता हूं, पर आज भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं होती। मन मस्तिष्क में बस यही एक सवाल घूमता है कि सच में वह स्त्री थी या जिन्न। तो दोस्तों, आज की हमारी यह स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। जो कहानी आपने सुनी है वह मेरे दोस्त के अंकल के साथ रियल में घटित हुई है। यही कहानी जो मेरे दोस्त ने मुझसे बताई थी, मैंने उसी को आपके साथ शेयर किया है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह स्टोरी काफी पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समस्या लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और जल्दी ही नेक्स्ट स्टोरी आपके सामने आने वाली है। तब तक के लिए आप भी उसका इंतजार कीजिए और अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।